आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th में जो क्वांटिटीज पढ़ते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम निकालेंगे। उनको अभी से हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन में 11th और 12th दोनों की क्वांटिटीज मिक्सअप होती हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई जेईई में। हाँ, इतने आसान। हेलो 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 हेलो, आप सभी को एसीपी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं सभी का संजीवनी बैच में। संजीवनी बैच में बेटा हम बात कर रहे हैं 11th क्लास में जो काम आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी। ये बैच 11th, 12th और ड्रॉपर हर बच्चा देख सकता है। यहां हम 11th के सारे कंसेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ यूनिट्स के बारे में बात किया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बातें की थी और कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले भी हमने निकाले थे। हमने अभी तक के लेक्चर में लेक्चर 1 की बात कर रहे हैं। 11th क्लास में आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले पे हम बात कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th में जो क्वांटिटीज पढ़ते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम निकालेंगे। लेकिन वो जो क्वांटिटीज क्लास 12th में पढ़ेंगे वो बात अलग है, लेकिन उनको अभी से हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन में 11th और 12th दोनों की क्वांटिटीज मिक्सअप होती हैं। तो वो रिलेशन सारे याद रखने हैं। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल रिलेशन याद करेंगे जो बहुत काम आते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो करते हैं स्टार्ट अपने लेक्चर नंबर 2 में। देखो बेटा, इस लेक्चर में बता दूं, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे मैंने। उम्मीद है सभी लोगों ने उनको किया होगा अटेम्प्ट। आज उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारे बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला है इनका यूज क्या है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले होमवर्क के साथ। तो देखो, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जल्दी से नोटबुक खोलो और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन के तुमने क्या आंसर किए और सही क्या जवाब थे। मैच करना है सभी लोगों को। तो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन वाला पेयर हमें ढूंढना था। तो देखो, हीट जो होती है बेटा, ये एनर्जी है, एक प्रकार से एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन टेम्परेचर के डायमेंशन से अलग होता है। तो पहला तो गलत हो गया। टेम्परेचर और मोल, टेम्परेचर हो गया, मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं हम, तो मोल अलग चीज हो, दोनों अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं। हीट एनर्जी हो गई, वर्क भी एनर्जी हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट एंड हीट, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये भी हीट है, ये भी हीट है, होती होगी कुछ इस हीट। मैं बता दूं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइप में स्पेसिफिक वर्ड जो है वो पर यूनिट मास के लिए लगाया जाता है। तो ये जो चीज है ये है हीट अपॉन मास। तो स्पेसिफिक वर्ड पर यूनिट मास के लिए लगाया जाता है। तो ये हीट और ये हीट अपॉन मास दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी, डिफरेंट यूनिट हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेलेक्ट पेयर हुज डायमेंशन आर सेम। इस बार हमें सेम डायमेंशन का दोबारा से सेलेक्ट करना है। प्रेशर और स्ट्रेस, कल मैंने बताया था स्ट्रेस जो होता है बेटा वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, और प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो दोनों की सेम डायमेंशन है। मोमेंटम और इंपल्स, ये भी सही है। जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी, और जो इंपल्स होता है उसके लिए भी बताया था चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। सडन जर्क जो लगता है उसको मेजर करते हैं हम चेंज इन मोमेंटम से। तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो देखो, तुमने चाहे 11th नहीं पढ़ी है पूरी आगे की, लेकिन फिर भी जो चीजें मैंने बताई थी उन्हीं का यूज करके ये क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट बात करें टॉर्क एंड एनर्जी। मैंने बताया था, याद करो, लास्ट में जब टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था वो एनर्जी के जैसा निकल के आया था। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैसा आया था, एनर्जी का। दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, लेकिन फिर भी उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, सेम है। डायमेंशंस क्या है इन दोनों की, सेम है। दो डिफरेंट क्वांटिटी की भी डायमेंशन सेम हो सकती हैं, ये हमने नोट करके भी लिखा था कि दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला इनका स्पेयर का भी सेम है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो यदि आंसर ए दिख जाता है तो ऐसा नहीं होता कि ए दिख गया तो अब आगे बढ़, चलो ए टिक करो आगे बढ़ो, नहीं। यही खेल खेलते हैं बेटा। यहां पे तुम्हें क्या है, सारे ऑप्शंस को देखना है। कई बार ऐसा मिलता है कि ए बी सी तीनों सही हैं तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन मिल जाता है। तो हर ऑप्शन पे एक बार नजर मारनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट था, इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये दे रखा है कि डायमेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी, थोड़ा सा देखो लैंग्वेज घुमाई गई है पर हमें समझना पड़ेगा, अब ऐसे क्वेश्चंस की आदत हमें होनी चाहिए। देखो पहले बोला गया कि यदि प्रेशर है तो ए की वैल्यू ये होगी, बी की है, सी की है, हमें मैच करना है कि कौन सा केस सही बता रहा है। चलो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कल निकाला था, वैसे सभी को याद होगा पर मैं बता दूं, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था फोर्स अपॉन एरिया से, और फोर्स का फॉर्मूला था बेटा, याद करने के लिए बोला था फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, जल्दी से बताओ क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। एरिया का हो गया L2, तो यह आ जाएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत? यह हमारा आया किसका? प्रेशर का। चेक करो, यहां से कंपेयर करके देखो इसको, यहां से तो A की वैल्यू आ रही है 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू आ रही है -1, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू -2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये वाला आंसर सही है, अभी तक ये आंसर सही है। चलो वेलोसिटी का चेक करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बेटा बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो LT -1, तो इसमें A 0 होना चाहिए, लेकिन A गलत हो गया, A देखो 1 दे रखा है तो हो ही नहीं सकता। यदि हम बात करें एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था LT -2, देखो सब निकाल चुके हम लास्ट लेक्चर में, बस उन्हीं को यूज करना है। तो यहां भी m0 था, ये भी गलत हो गया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था MLT -1, सॉरी M1 L1 T -2, तो यहां 1 था, ये 0 है, ये भी गलत हो गया। ये तीनों गलत हो गए तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। बोलो बोलो बोलो, मजा आया नहीं आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, वो थे। अब आगे से फिर से ध्यान से रखना, ध्यान दिमाग में रखना कि नोट्स साथ साथ बनाने हैं बेटा, नोट्स साथ साथ बनाने हैं। अदरवाइज लेक्चर देखने का क्या फायदा रहेगा जब हमारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, दोबारा तो पूरा वीडियो देखने से रहे। तो इसीलिए नोटबुक पेन साथ लेके बैठे और साथ साथ नोट्स बनाते चले। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सोल्व करें, लिखें, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है अपने को, ठीक है। पूरा पोर्शन 11th का हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। आज क्लास 12th में जो चीजें काम आती है उसमें सबसे पहले चीज आती है काम चार्ज, सबसे पहले क्वांटिटी काम आती है चार्ज। तो चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज जो है बेटा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए एक रिलेशन है जो शायद तुम्हें 10th क्लास में पढ़ा हुआ याद आ रहा हो, करंट का। करंट क्या होता है याद करो, करंट का फॉर्मूला याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I is equal to चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। याद आया? अभी 10th क्लास में पढ़ा होगा। अभी चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन मतलब करंट जो है I, ये होगा Q अपॉन T। तो यहां से चार्ज जो आएगा Q, दैट विल बी I इंटू T। चार्ज जो आएगा वो आएगा करंट इंटू टाइम। याद करो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने बोली थी, उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट भी था और एक टाइम भी था। तो दोनों ये फंडामेंटल वाले ग्रुप की हैं, तो इनका डायमेंशन हम अलग से याद रखते हैं, करंट का A से, टाइम का T से। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा, क्यों चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा AT, A1 T1 बोल सकते हैं, AT। और प्रॉपर लिखें तो इसको लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1, ठीक है। MLT तो लिखते हैं, मैंने बताया था कि यदि कुछ भी ना हो तो भी MLT तो लिख ही देते हैं, जिसमें पावर 0 लगा देते हैं। यदि डायमेंशन मास की नहीं है तो 0 लिख देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, M0 L0 T1 A1, ठीक है ना। ये भी चार्ज ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में A इंटू T भी याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया? तो ये रिलेशन कोई बड़ा बात है कि ये रिलेशन याद करना यार। करंट होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, करंट होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। करंट का पता है, टाइम का पता है, चार्ज का आ गया। अब देखो आगे एक चीज पोटेंशियल, ये भी सुना होगा यार तुमने, ये भी सुना होगा पोटेंशियल। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। पोटेंशियल देखो, याद होना होगा 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी का वो पोटेंशियल होता है EMF, इसको पोटेंशियल और क्या क्या नाम दे सकते हैं, EMF भी नाम दे सकते हैं, पोटेंशियल EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे यदि पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाए?
तो देखो कहीं ना कहीं तुमने ऐसा सुना होगा केमिस्ट्री में या कहीं भी आया होगा, एनर्जी तुमने सुनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुना होगा ऐसा नाम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है एक प्रकार से। यहां इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वोल्ट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक फॉर्मूला और याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है? पोटेंशियल के लिए डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी का। एनर्जी जो होते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी। Q इंटू वी याद रखना है, Q इंटू वी। Q है चार्ज, Q है चार्ज और V है पोटेंशियल, V है पोटेंशियल। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल जो होता है वो एनर्जी होती है। तो बताओ यहां से पोटेंशियल क्या आ जाएगा? एनर्जी अपॉन चार्ज। बोलो आ जाएगा या नहीं? इसके लिए परेशान ना हो, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हां याद रखना है। अभी के लिए याद रखो, कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी के लिए याद रखना है कि एनर्जी, सर हाँ ठीक है याद हो गया, एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो अपना काम इसके आगे समझ में आना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि यदि ये फॉर्मूला है तो एनर्जी अपॉन चार्ज का डायमेंशन पोटेंशियल का आ जाएगा। तो जल्दी से निकालो। एनर्जी क्या आया? याद रखने के लिए बोला था, एनर्जी याद करने के लिए बोला था मैंने। फोर्स और एनर्जी मैंने कहा था बहुत ज्यादा काम आते हैं। जल्दी बताओ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-2, m1L2T-2 अपॉन चार्ज का A इंटू टी, चार्ज का A इंटू टी। तो बताओ क्या आ गया ये? m1L2T-2 और ये ऊपर आएगा तो T-3 और A-1। देखो देखो देखो, ये पोटेंशियल आ गया। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, यहां मिस्टेक हो जाती है कई बार, जब ऊपर लेके जाते हैं तो पावर वावर में गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान से समझना। एनर्जी हो गया mL2T-2, चार्ज हो गया अभी निकाला था, चार्ज A इंटू टी, सिंपल रिलेशन है, याद रखना चाहिए। तो चार्ज आ गया A इंटू टी, वहां से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन सिंपल अभी इतना समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इनके फोर्स के फॉर्मूले हम याद रखते हैं। तो फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स होता है M इंटू जी, ऐसे यहां पे फोर्स F इज इक्वल टू mg नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट लगाते हैं हम। ऐसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फॉर्मूला याद रखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो लिखा जाता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो देखो चार्ज का जो डायमेंशन है कहां हमारा, बार बार बिल्कुल चार्ज का याद रखना है, A इंटू टी, चार्ज का याद होना चाहिए A इंटू टी, सिंपल रिलेशन है यार करंट के साथ। तो फोर्स आ गया Q इंटू ई। तो बताओ क्या फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है? क्या चार्ज का याद हो गया? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का याद हो जाएगा या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं या नहीं? तो बताओ यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी फोर्स का डायमेंशन, और इसको डिवाइड कर दो किससे? चार्ज के डायमेंशन से, F अपॉन Q। बोलो 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 बोलो, मजा आया? जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। चलो बताओ क्या आएगा, सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, क्या आएगा? देखो सोल्व क्या होगा, m1L1T-2 AT। तो क्या आ जाएगा ये? m1L1T-3 A-1। देखो मैच करो, बोलो बोलो बोलो, मजा आया? नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है तो उस पे जो फोर्स होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स आता है। F इज इक्वल टू QVB, ये फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फोर्स, Q तो चार्ज हो गया, V जो है यहां वेलोसिटी है, B जो है यहां मैग्नेटिक फील्ड है, F फोर्स है, Q चार्ज है। मतलब चार्ज पे यदि मैग्नेटिक फोर्स आते हो तो उसे फेंकना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब V वेलोसिटी से Q चार्ज को B मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है ना, तो फोर्स लगता है QVB। तो बताओ यहां से B का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, B का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा F का डायमेंशन
अपॉन क्यू का डायमेंशन इनटू वी। ये वी वेलोसिटी है, याद रखना, ये वी क्या है, वेलोसिटी है, क्यू वी बी। तो देखो फोर्स कितना काम आ रहा है, यहां भी फोर्स काम आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी फोर्स काम आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये ऐसे ही यहां से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो फोर्स, फोर्स क्या है, m1 L1 T-2, और Q क्या आया था, AT, और V वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, LT-1। तो सोल्व करो क्या आएगा, m1 बिल्कुल, L1 ऊपर है, इधर L है नहीं, इधर L1 है, L1 कैंसिल हो जाएगा, L0 T-2, T एक ये है, और देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, T की पावर -1, T की पावर +1, तो ये तो हट गया, तो T की पावर -2। देख लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो पाए। और बच गया क्या, A ऊपर आएगा, A-1। बताओ ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया नहीं, बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड का आ गया। तो फोर्स देखो, फोर्स, अब मैं ऐसे ये सीक्वेंस में मैंने जानबूझ के ऐसे लिखे हैं ताकि याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनके लिए फोर्स का फॉर्मूला याद रखना होता है, बिल्कुल फोर्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आज नहीं तो कल भी याद करना है तुम्हें, जब 12th में पढ़ोगे तब याद करना है, तो अभी से याद रखने में क्या बुराई है, बोलो। तो ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स QVB, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होता है, सुना है कभी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना होता है हमें कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज के बीच में, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कभी 9th क्लास में, थोड़ा बहुत याद हो, G(m1m2)/r² आया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे ही दो चार्ज के लिए भी फोर्स का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है F = KQ1Q2/r², KQ1Q2/r²। तो यहां से K को लिख सकते हैं, 1/4πε0, 1/, ये K जो है 1/4πε0 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। यहां एप्सिलॉन की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमें याद नहीं करनी है, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जब 12th में पढ़ेंगे वो याद कर लेंगे। पर ये डायमेंशन निकालने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि K होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमें एप्सिलॉन नोट के डायमेंशन चाहिए, तो एप्सिलॉन नोट को इधर भेज दो और फोर्स को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा ऊपर तो Q1 Q2, नीचे 4π, और वो आएगा F, और ये रहेगा r²। बोलो। तो यहां से एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन हमारे पास आ सकता है, तो बताओ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, चार्ज देखो Q1 हो चाहे Q2 हो, है तो चार्ज ही ना, छोटा चार्ज बड़ा चार्ज, मुझे उससे क्या मतलब, चार्ज तो डायमेंशन तो चार्ज की होंगी, तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो दोनों की ही डायमेंशन क्या होगी, A × T, तो ये हो जाएगा A × T का स्क्वायर। बोलो 4π, कल बताया था एंगल, पाई रेडियन वगैरह जो एंगल होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, 4 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये तो हो गया डायमेंशनलेस, ये तो क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो बच गया फोर्स, फोर्स क्या होता है, m1 L1 T-2, ठीक है, r², ये तो लेंथ का स्क्वायर हो ही गया, ये तो लेंथ का स्क्वायर हो ही गया। बताओ इसका डायमेंशन क्या आ गया, सोल्व करो। m ऊपर आएगा, m-1, L इधर है नहीं, यहां L1 है, यहां L2 है, L3 होगा तो ऊपर आएगा L-3। देख लो भाई, देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, m-1 L-3 T-2 ऊपर आएगा T+2 में, और T+2 ऊपर पहले से मिलेगा, तो T की पावर क्या हो जाएगा 4, MLT हो गया A की पावर 2, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नोट का, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या क्या बता दिया, ठीक है यार, थोड़ा बहुत याद करो, समझ रहे हो ना, जब हम क्लास 12th में आएंगे ना, ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी, अच्छे से। जैसे आज के टाइम में तुमसे पूछा जाए एरिया, वॉल्यूम, इन सब चीजों के बारे में पता है ना, कल को ये भी ऐसे ही पता हो जाएगा, क्योंकि बार बार काम आएंगे, हर चीज को बारीकी से समझा जाता है। लेकिन अभी के लिए, अभी के स्टेज पे हमें ध्यान रखना है कि अच्छा, एक फोर्स का ऐसा फॉर्मूला होता है, यदि ये फॉर्मूला तुम्हें बता दिया जाए
यदि ये फॉर्मूला अभी तुम्हें बता दिया जाए तो आगे सोल्व करना तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, वो जरूरी है अभी के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, याद हो जाएगा। अभी तुम्हें क्या याद करना है, अभी तुम्हें क्या याद का मतलब समझना है कि यहां से एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन निकालना। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट आ गया। नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस तो सुना होगा नाम यार, रेजिस्टेंस तो काम आता है 10th क्लास में, सुना होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले, कोई फॉर्मूला बताओ, ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें रेजिस्टेंस के अलावा बाकी सब की डायमेंशंस तुम्हें आती हो। जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस का नाम सुना तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा सर ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V वोल्टेज है सर, हमने निकाल लिया। सर पोटेंशियल जो आया था ना, इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज भी बोल सकता है, इसको लिख देता हूं यहां पे, याद रहेगा। पोटेंशियल, वोल्टेज, EMF, ये सब इसी के नाम है, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, हाँ, तो रेजिस्टेंस में V इज इक्वल टू आई आर दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए सोचो, पहले तुम्हें V का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और फिर उसका यूज करके R का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि V का याद तो रखोगे नहीं। तो सर फिर क्या करें, कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचो जो याद है उन्हीं से काम चल जाए। तो मैंने बोला था याद करो, फोर्स और एनर्जी रट लेना, फोर्स और एनर्जी याद करने के लिए बोला था, तो देखो उसी का यूज करते हैं। याद करो, एक रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, याद करो, जूल्स लॉ, याद करो। हाँ, हीट लॉस जो होता है ना, हीट लॉस इन रजिस्टर जो फॉर्मूला होता है, ये होता है I स्क्वायर R इंटू टी। याद करो, I स्क्वायर R इंटू टी, याद आया। I स्क्वायर R तो पावर लॉस होता है, इंटू टी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हीट लॉस आता है। तो बस यहीं से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन। कैसे, हीट लॉस तो एनर्जी है यार, ये तो एनर्जी है। ठीक है ना, I स्क्वायर करंट है, R इंटू टी। तो बताओ यहां से R का डायमेंशन कैसे निकालोगे। R का आ जाएगा, एनर्जी को डिवाइड कर दो, एनर्जी को डिवाइड कर दो किससे, I स्क्वायर और T, इससे डिवाइड कर दो। एनर्जी का रटा हुआ है M1L2T-2, नहीं रटा है तो इतनी बार काम आ रहा है, रट गया होगा। M1L2T-2, I स्क्वायर करंट का स्क्वायर, A स्क्वायर, ये तो फंडामेंटल में ही है। T टाइम कैपिटल T, ये लो। तो बताओ क्या आंसर आ गया, M1L2T-2, और ये ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा टोटल, और ये A-2। बोलो चमका, बोलो चमका। तो ऐसे रिलेशन याद रखने हैं जो आसान भी हैं और तुरंत से फॉर्मूला निकल जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला तुरंत से आ जाए। ठीक है ना, पहले किसी और का निकाले, फिर उसका यूज करके किसी और का निकालें, बहुत लेंदी है। यही तो चीजें हैं जो हमें पकड़नी है। यदि ये चीजें हमें पकड़ में आ गई तो फिर बस देखो आसान हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। गिनी चुनी चीजें याद रखनी है और उन्हीं का यूज करके डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस, स्क्रीन को पोज करके तुरंत से नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, कैपेसिटेंस, ये नाम तो नहीं सुने होंगे यार, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, बिल्कुल ये नाम शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन आज सुन लो, पहली बार सुन लो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। कैपेसिटेंस तो नहीं सुना होगा, लेकिन तुमने कंडेंसर नाम सुना होगा, कंडेंसर। हाँ, घरों में पंखे में लगाया जाता है कंडेंसर, एक सेल टाइप में लगाया जाता है कंडेंसर। एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है, बिल्कुल एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है। वो एक सडन एनर्जी दे देता है। जैसे पंखा ऑन करते हैं तो स्पीड देने के लिए अचानक से एक एनर्जी बूस्ट करवा देता है उसकी। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल कैपेसिटेंस कंडेंसर ही होता है, उसी को बोल देते हैं। तो इसका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। अच्छा सर, एनर्जी स्टोर करना, ठीक है, ध्यान हो गया, दिमाग में आ गया, एनर्जी स्टोर करता है। कितनी एनर्जी स्टोर करता है सर, अब हम बता देते हैं। कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, चार्ज दिया जाता है। इसमें प्लेट टाइप में होती है, समझो, दो प्लेट ऐसे समझो, जिसपे चार्ज दिया जाता है, जिसके फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो इसका जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला याद रखना। देखो, रेजिस्टेंस जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए फोर्स बताया, फोर्स का फॉर्मूला। ऐसे ही तीन चीजें होती है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है ना, एक सर्किट के तीन एलिमेंट होते हैं,
जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही कैपेसिटेंस होता है, ऐसे ही इंडक्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का हम एनर्जी से देखें, इन दोनों का भी हम एनर्जी से देखेंगे, ताकि चीजें याद रहे कि हाँ एनर्जी से रिलेट करना होता है। तो कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, एनर्जी स्टोर्ड ये होता है, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, एनर्जी स्टोर को ई से लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये एनर्जी स्टोर होता है। क्यू क्या है, चार्ज, यहां क्यू क्या है, चार्ज, और सी क्या है, कैपेसिटेंस। तो यदि ये फॉर्मूला याद है ना, तो अब तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? हो जाएगा या नहीं बताओ? क्यू का पता है, एनर्जी का पता है, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी, कैपेसिटेंस का निकालना, एनर्जी को नीचे ले आएंगे, सॉरी, हाँ, चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 तो एक नंबर है यार, 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, 2 तो एक नंबर है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में 2 का कोई रोल नहीं है, हटा दो। ये जो कांस्टेंट होते हैं ना फालतू के, जिसका डायमेंशन नहीं होता है, उसको हटा दो, कोई काम का नहीं है। सीधा सीधा बस क्यू स्क्वायर को किससे डिवाइड करो, एनर्जी से। 2 के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन ई, चार्ज का भी हमने देखा था a इंटू टी का स्क्वायर अपॉन एनर्जी का, तो याद करने के लिए बोला हुआ है m1 L2 T माइनस 2, बोला है या नहीं? तो ये आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस, तो ये आएगा m-1 L-2, T-2 पर T+2 में जाएगा, और T+2 पहले से मिलेगा, तो T4 और A2 ये आ जाएगा कैपेसिटेंस, क्या हुआ? नई चीजें सीखने में दिक्कत हो रही है? अरे नई चीजें सीखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे ही थोड़ा A10 बना जाता है, भाई। चीजें सीखने में हमें आदत होनी चाहिए कि नई नई चीजें, हाँ सर सीखने में मजा आ रहा है। और जब नई नई चीजें सीखने में मजा लेने लग जाओगे ना, तब देखो फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट आता है। तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता I10 बनने से, ठीक है? तो देखो यही चीजें सीखनी होती है हमें। जैसे कैपेसिटेंस बताया, एनर्जी स्टोर होती है, हाँ सर ठीक है, अब दिमाग में आ गया, एनर्जी स्टोर डिवाइस होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 से एनर्जी होती है, क्यू चार्ज होता है, ठीक है सर, अब काम बन जाएगा, बस हो गया काम। इतना सा ही काम है यार, इतनी सी चीजें याद रखनी है, कोई ज्यादा बड़ी चीजें, कोई मैं रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा ना कि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बता दी। ये ऐसा ही इंडक्टेंस में होता है। फील दिलाऊं इंडक्टर की, चलो। घरों में पहले जो ट्यूबलाइट देखी थी पहले, आजकल तो थोड़ी सी एलईडी टाइप की आने लगी, पहले गोल गोल ट्यूबलाइट आती थी जिसमें गैस सी भरी होती थी, याद है? उस ट्यूबलाइट में एक साइड में एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप में लगा रहता था। कई बार ट्यूबलाइट खराब होती थी, वो फ्लक्चुएट करने लग जाती थी, और उस फ्लक्चुएशन में उसको बोलते थे अरे इसका तो चोक खराब हो गया। सुना है कभी ऐसा? अब तुम नई जनरेशन के लोग हो, तुमने तो एलईडी लाइट देखी है, तो हो सकता है ना सुना हो, लेकिन बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा इस चीज को। तो वो जो चोक खराब हो जाता है चोक, वो चोक एक्चुअल में इंडक्टर कोयल होती है। क्या होती है? इंडक्टर कोयल। वहां भी वो जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना लाइट के, उसको रोकने के लिए वो इंडक्टर कोयल लगाई जाती है। हम समझेंगे 12th क्लास में कि कैसे काम करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें रियल लाइफ की जो साइंस है ना वो देखने को मिलती है अपने को। बहुत मजा आ जाता है इस साइंस को पढ़ने में। और क्लास 11 12 की साइंस जो फिजिक्स में दिखता है ना यार, वो मतलब अलग ही लेवल है, वो इंटरेस्ट बना ही देता है। किसी भी बच्चे का फिजिक्स में इंटरेस्ट बन ही जाता है। मैं जब पढ़ता था ना, मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, और आज भी मैं मानता हूं कि मेरे से फिजिक्स पढ़ोगे तो वैसा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। चलो अपन करते हैं आगे। इंडक्टर में, इंडक्टर को हम कैपिटल एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कैपिटल एल से। इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला याद रखना है। एनर्जी स्टोर्ड जो होती है ना, एनर्जी स्टोर्ड ये होता है हाफ एल आई स्क्वायर। एल इंडक्टर है, आई करंट है, आई जो है यहां करंट है। और ये जो रिलेशन बता रहा हूं ना, हाफ एल आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। एग्जाम में सीधा ही आ जाएगा कि एल आई स्क्वायर के डायमेंशन बताओ। अब जिसको पता होगा कि हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एल आई स्क्वायर का डायमेंशन आ गया एनर्जी के बराबर। बोलो हाफ तो कांस्टेंट है, उसको तो डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। बोलो तो ठीक है। तो यहां से बताओ, जल्दी से बताओ, इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा? एल का। तो देखो बेटा, ये जो 2 है ना 1/2, इसका कोई यूज नहीं है डायमेंशन में।
डायमेंशन में इसका कोई यूज नहीं है। तो सीधा सीधा लिखो, एल का निकालना है तो एनर्जी को डिवाइड कर दो, एनर्जी को डिवाइड कर दो किससे, आई स्क्वायर से। बस एनर्जी क्या है सर, एनर्जी तो याद है m1L2T-2 और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा, m1L2T-2 a-2। बोलो बोलो बोलो, आ गया। इतनी सी चीजें, बस इतनी सी बातें हमें याद रखनी है और डायमेंशनल फॉर्मूले सारे निकाल पाते हैं आप। ठीक है, इतनी बार पढ़ो इस चीज को कि तुम्हें लगे ना कि पहली बार पढ़ा है। हाँ हाँ, नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। इतनी बार चीजों को पढ़ो कि तुम्हें लगे ना कि पहली बार पढ़ा है, अपने आप ही समझ में आने लग जाता है चीजें। बोलो बोलो। यहां से इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चार्ज 80, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स से निकालना है, QE और QEB। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला याद करना है तीनों के लिए। पोटेंशियल, वो भी एनर्जी का है। तो देखो अभी तक हमने किसको यूज किया है, क्या क्या कोई नई चीज यूज की का, फोर्स और एनर्जी, फोर्स और एनर्जी, फोर्स और एनर्जी। 12th की डायमेंशंस खत्म, ऐसी खत्म हो जाती है। 12th की डायमेंशन में फोर्स एनर्जी, फोर्स एनर्जी, इन्हीं से काम चल जाता है। हाँ हाँ, इन्हीं से काम चल जाता है भाई, सही बोल रहा हूं, इन्हीं से काम चल जाता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, एक नई चीज और बता देता हूं। चलो चलो, एक नई चीज और बता देता हूं। पहले ये बता देता हूं। चलो यहां पे ले आते हैं पहले इसको, थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है तो एक एडिशनल चीज और बता देता हूं। मैं सोच रहा था पहले तो अभी इतनी ज्यादा काम नहीं आती है, पर नाम सुना सुना लगना चाहिए कि हाँ ये चीज सुनी हुई है। जैसे हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखा ना, एप्सिलॉन नॉट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करती है चीजें। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वर्ड ध्यान रखना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बस जस्ट ऐसा लगे कि देखा हुआ है। हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत ज्यादा अभी 11th में ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको म्यू नॉट से लिखेंगे, म्यू नॉट से, वो एप्सिलॉन नॉट से। ये नाम ऐसे होते हैं, वो एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, इसको म्यू नॉट। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होता है हमें, वही फोर्स का फॉर्मूला। जैसे वहां कूलम्ब्स लॉ होता है, ऐसे यहां फोर्स का फॉर्मूला याद रखना होता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अच्छा, दो वायर हैं, एक ये और एक ये, लॉन्ग वायर हैं ये। ठीक है ना, इनमें करंट जा रहा है I1 एक में, दूसरे में I2। तो ये दोनों वायर जो है ना, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन ऐसे दिखाते हैं। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, इस फोर्स का फॉर्मूला जो है वो मैं बता देता हूं, याद रख सकते हो। ये फोर्स होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd। यहां d क्या है, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस। d है दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस। I1 I2 क्या है, करंट है। I1 I2 क्या है, करंट है। कैपिटल I1 कैपिटल I2 लिख देता हूं, I1 I2। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। L है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर जिस पे फोर्स निकालना है ना, जैसे 1 मीटर पे निकालना है, 2 मीटर पे निकालना है, वो लेंथ होती है। ठीक है, और d है डिस्टेंस बिटवीन वायर, ये भी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन वायर्स। I1 I2 करंट हो गया, 2π डायमेंशन लेस है, यहां से बस म्यू नॉट की डायमेंशन निकालनी है। तो यहां से बोल सकते हो फोर्स का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा म्यू नॉट का डायमेंशन, करंट का स्क्वायर, I स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है ना, I1 I2 कुछ भी हो, करंट तो करंट ही है, और ये L हो जाएगा। और 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता, 2π कोई डायमेंशन नहीं रखता है, वो तो कांस्टेंट है। तो यहां d जो है इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L। तो ये दोनों तो हट जाएंगे, तो यहां से म्यू नॉट का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन अपॉन करंट का स्क्वायर का डायमेंशन। तो फोर्स का क्या होता है, m1 L1 T-2,
और करंट का स्क्वायर क्या होता है? करंट का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ क्या आ गया? M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2। ये म्यू नोट की डायमेंशन है, ये म्यू नोट की डायमेंशन है। क्यों बताया है? क्योंकि मैं एक दो रिलेशन ऐसे बताऊंगा जिसमें म्यू नोट काम आ जाता है। एक रिलेशन इसीलिए बताया है। ठीक है, इतना सा मेरे लिए याद कर लो, थोड़ा सा एडिशनल चीज। तो ये म्यू नोट आ गया, काम आता है इसलिए बता रहा हूं। ये काम आता है इसीलिए बहुत ज्यादा फोर्स दे रहा हूं कि ये याद रखना है। ठीक है, पर परेशान मत हो, दूसरे तरीके भी हैं इस चीज के लिए। यदि तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो आगे आते हैं। देखो, कुछ रिलेशन है, ऐसे रिलेशन छांट के लेके आया हूं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सीधा सीधा उसी से क्वेश्चन आ जाता है। और ये रिलेशन जो है ना, क्वेश्चन को बड़ा आसान बना देते हैं। ये याद रखने हैं, ये सारे याद रखने हैं। आने वाले चैप्टर्स में हर चीज को हम डिटेल में कहां से आया सब पढ़ेंगे, लेकिन ये रिलेशन जो है अभी से याद रखना है तुम्हें, वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड जानते हो, हम फ्री स्पेस वैक्यूम की बात करें, इसको स्मॉल सी से लिखा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से लिखा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट, हाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड सुना होगा ना। हाँ वो तो वैल्यू है, उसका फॉर्मूला भी तो होता होगा ना, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा ना स्पीड ऑफ लाइट निकालने का। हाँ, तो वही फॉर्मूला मैं यहां बताने वाला हूं। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है, देखो स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड है, स्पीड का तो डायमेंशन हम जानते हैं LT-1। स्पीड की डायमेंशन के लिए नहीं बता रहा हूं, ये रिलेशन बता रहा हूं। मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, इसका एक रिलेशन होता है 1/√/μ0 ε0। 1/√/μ0 ε0। अच्छा, तो इतनी देर से μ0 ε0 इसलिए बता रहे थे? बिल्कुल इसीलिए बता रहा था कि ये समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है। अब किसी को म्यू नोट की आती है, एप्सिलॉन नोट की निकालना आता है, म्यू नोट का डायमेंशन नहीं निकालना आता, वो यूज करो। C = 1/√/μ0 ε0। इतनी बार काम आता है यह फॉर्मूला, इतनी बार सोच नहीं सकते। और डायमेंशन में तो सीधा इसका रिलेशन आ जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया 1/√/μ0 ε0। तो तुम्हें क्या करना है, μ0 ε0 की डायमेंशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सीधा। अब देखो, यदि मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ μ0 ε0 का डायमेंशन क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? एक बार पहले μ0 की निकालोगे, फिर ε0 की निकालोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। जब तक कुछ गड़बड़ कर चुके होगे, आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही दोगे ना। तो इसीलिए ये रिलेशन बताए जाते हैं कि इनका यूज करके तुरंत से आंसर टिक कर दें। एक और फॉर्मूला बताता हूं स्पीड ऑफ लाइट का, एक और फॉर्मूला बताता हूं स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन ये भी होता है E/B। E/B, ये सर E क्या है, B क्या है सर, E क्या है बेटा? E जो है ना, यहां पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और B क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखनी है चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन का जो रेशियो होता है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। अच्छा सर, ऐसा विश्वास नहीं है? देखो, अभी हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। जरा चेक करो इनके डायमेंशन का रेशियो क्या आता है, जरा चेक करो। E/B का रेशियो क्या आता है, चेक करो। E/B का रेशियो क्या आता है, चेक करो चेक करो चेक करो। E क्या था? M1 L1 T-3 A-1 अपॉन ये क्या था? M1 L0 T-2 A-1। देखो देखो, M1 गया, A-1 गया, T-2 T-3 T-1 बचेगा और L1 बचेगा। देखो L1 T-1। बोलो स्पीड के इक्वल आया नहीं? बोलो स्पीड के इक्वल आया नहीं? यही बातें हमें ध्यान रखनी है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन का रेशियो ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो तुम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालोगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड का निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे। इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यूज करो E/B = V, स्पीड LT-1। दैट्स ऑल। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अरे मजा आया नहीं आया बताओ? तो ऐसे रिलेशन जो है ना, हमें याद रखने चाहिए, बहुत काम के। तो देखो कितना मुश्किल काम है यार, मुश्किल है क्या ये? इसको मुश्किल बोलोगे क्या? इसको मुश्किल बोलोगे तो IIT को क्या बोलोगे? है भाई, कोई मुश्किल नहीं है ये इतनी बार काम में लोगे यार, याद हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। हाँ,
और अभी से याद कर लोगे तो कोई मतलब हर जगह इसको यूज कर सकते हो, फिर जहां जहां जरूरत हो तुरंत से यूज करो। हाँ, इसीलिए आज बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में ये चीजें याद कर लो, बेस इतना मजबूत कर लो कि आगे पूरी इमारत अच्छे से मजबूत बने। ठीक है, चलो चलो अब देखो टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट सर, टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है? टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम कुछ है क्या? बिल्कुल टाइम है। टाइम के ही फॉर्मूले हैं। जो टाइम का डायमेंशन है ना, उसके कुछ रिलेशन है जो हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, क्या क्या होते हैं सर? जो टाइम जो होता है, टाइम इसका डायमेंशन इक्वल होता है किसके? L अपॉन आर। L अपॉन आर। L क्या है सर? L है इंडक्टेंस, R है रेजिस्टेंस। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की डायमेंशन का रेशियो T के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही R इंटू सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशन T के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी T के इक्वल है, ये भी T के इक्वल है, R इंटू सी बी। ठीक है, अलग अलग याद करोगे, अलग अलग याद कर लो। लो ये T इज इक्वल टू लिख दिया L अपॉन आर। यहां लिख देता हूं L क्या है, R क्या है। L है इंडक्टेंस, और R है रेजिस्टेंस। याद हो गया? ऐसे ही T एक रिलेशन याद रखना है तुम्हें, T इज इक्वल टू R इंटू सी। T इज इक्वल टू R इंटू सी। ठीक है, टाइम R इंटू सी के इक्वल भी होता है। यहां पे भी याद रखना है, जो R है वो है रेजिस्टेंस, R है रेजिस्टेंस, C क्या है? C है कैपेसिटेंस। एक और बताऊं, देखो टाइम जो होता है ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल सी। 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये सारे टाइम कहीं ना कहीं काम आते हैं। ये काम आता है आगे हम इंडक्टर को रजिस्टर के साथ लगाते हैं ना, तो उस सर्किट में टाइम कांस्टेंट नाम की एक चीज आती है, टाइम आता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये सब पढ़ेंगे आगे। तो वहां ये टाइम L बाई आर, ये आगे रटना ही होता है, ये याद ही करना होता है टाइम, ये भी याद ही करना होता है। बिल्कुल, ये बार बार काम आने वाली चीजें हैं, तो अभी से याद कर दो। टाइम L बाई आर, टाइम आर सी, आर इंटू सी का प्रोडक्ट टाइम, L अपॉन आर का प्रोडक्ट डिवीजन टाइम। तो 2 पाई अंडर रूट एल सी, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि टाइम की डायमेंशन जो है ना वो रूट एल सी के भी इक्वल होती है। टाइम की जो डायमेंशन है वो रूट एल सी की डायमेंशन के भी इक्वल होती है, ये भी याद रख दो। इनकी डायमेंशन 2 पाई डायमेंशन लेस है, 2 पाई डायमेंशन लेस है, ठीक है ना। ये तो एक कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो टाइम की डायमेंशन रूट एल सी की डायमेंशन के इक्वल होती है। चलो ठीक है, ऐसे याद नहीं करना चाहते तो ऐसे याद कर दो, ऐसे याद कर दो। टी स्क्वायर, एल इंटू सी का जो डायमेंशन है ना वो टी स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसे याद कर लो। एल इंटू सी का डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये सारी चीजें, एल है इंडक्टेंस, सी है कैपेसिटेंस, पहले बता चुका हूं मैं। तो ये टाइम के फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं, सीधा टाइम का डायमेंशन। इनका यूज भी सिखाऊंगा क्वेश्चन में। देखो कैसे क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और तुरंत से सोल्व हो जाते हैं, वो भी अभी आगे प्रैक्टिस में लेके आएंगे। चलो नेक्स्ट चीज है एनर्जी डेंसिटी। नाम से ही पता चल रहा होगा सर, हमने तो मास डेंसिटी सुना था, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। हाँ, मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, याद रखने होते हैं। मैं यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं, याद रखने होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में होती है तो वहां एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये जो ई है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट। ये एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड परमिटिविटी बताया था, ऐसे बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट परमिएबिलिटी। तो सीधा जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा कि हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर की डायमेंशन कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन। हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? यदि पता है किसी को कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होती है तो कुछ करना ही नहीं है,
सीधा एनर्जी को वॉल्यूम की डायमेंशन से डिवाइड करो, तुरंत से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन याद रखने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तो इनका डायमेंशन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, याद हो गए सर, ये रिलेशन याद हो गए। अब देखो, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, उसको या तो हमने एनर्जी से रिलेट किया या हमने उसको फोर्स से रिलेट किया। जल्दी से सारी चीजें एक साथ कर दें। जो भी हमने इतना लेक्चर अभी 5-6 स्लाइड में जो पढ़ा है ना, उन सबको एक साथ कम्युलेटिव कर दे, सबको मिला दे, ताकि देखे कि हाँ सर इस स्लाइड पे तो सब कुछ लिख दिया आपने। ऐसा ही कुछ कर देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है ना, एनर्जी देखो कहां कहां काम आती है, कहां कहां काम आती है। ठीक है, जिसमें सबसे जो मोस्टली काम में लेते हैं हम एनर्जी को, मैं वहां लिख रहा हूं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी होती है। सी क्या है सर? सी क्या है? सी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, सी है कैपेसिटेंस। और वी क्या है? पोटेंशियल, पोटेंशियल। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला देखा था ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाँ हाँ वही बात है, वही बात है। यहां क्यू क्या है? चार्ज है। यहां क्यू क्या है? चार्ज है, चार्ज। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c जैसी एनर्जी है ना, उसी का एक फॉर्मूला ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ये भी कैपेसिटर में एनर्जी होती है, ये भी कैपेसिटर में एनर्जी होती है। ये चार्ज के टर्म्स में होती है, ये पोटेंशियल के टर्म्स में होती है। तो ये टर्म्स सुधी हुई होनी चाहिए। हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी, क्यू स्क्वायर बाई 2c एनर्जी। एक पढ़ा था एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर में, इंडक्टर में एल इंडक्टेंस है। एल क्या है? इंडक्टेंस, सुना हुआ होना चाहिए, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। और बताऊं, आई स्क्वायर आर इंटू टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वायर आर इंटू टी। बोलो बोलो बोलो। और बताऊं, वी स्क्वायर बाई आर पावर होती है रेजिस्टेंस में इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अरे रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर जैसे पावर होती है, ऐसे वी स्क्वायर बाई आर भी पावर होती है, इंटू टी। टाइम से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी आ जाएगी। तो ये भी है। और बताऊं, वी इंटू आई इंटू टी, पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम, पोटेंशियल इंटू करंट भी एनर्जी होती है। ठीक है, ये सारी रिलेशन है, ये सारे रिलेशन है, ये सारे रिलेशन है एनर्जी के। कहीं ना कहीं देखो इसी से निकाला हमने एनर्जी। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये सब याद रखना चाहिए। और देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी थी इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। ये देखो एनर्जी, ये देखो एनर्जी। बोलो बोलो बोलो। और लिख लो, एनर्जी का यूज करते कहां पे यूज करते हैं? पावर में एनर्जी अपॉन टाइम, इंटेंसिटी में एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया। ठीक है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वहां भी हमने यूज किया था। तो ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भर भर के बार बार देखो ना, कितना सारी डायमेंशन सारी यहां पे आ गई, क्यू एल सी, सारे सबका रिलेशन आ गया एक एनर्जी के साथ। और यदि ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चंस तुरंत से सोल्व हो जाते हैं। चलो फोर्स से भी करते हैं। फोर्स भी बहुत काम आया था, फोर्स भी बहुत काम आया था, इसको भी यूज करते हैं। कहां कहां यूज दिखा था अपने को, जल्दी से बताओ फोर्स का। अब ये तो नहीं लिखूंगा ना प्रेशर में आया था फोर्स अपॉन एरिया, अब ये थोड़ा लिखूंगा स्ट्रेस में आया था फोर्स अपॉन एरिया। ये तो समझ लिया ना हमने, कुछ बढ़िया रिलेशन जो काम आते रहते हैं वो लिखेंगे फोर्स के। हाँ, Q इंटू ई, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q चार्ज है। ठीक है, Q वी बी, V है वेलोसिटी, V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड, B है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और बताओ, और बताओ फोर्स का। याद आया था कल 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी, नीटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, याद आया? नीटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, याद आया फॉर्मूला? यहां v जो होती है वेलोसिटी होती है, यहां जो v होती है ये वेलोसिटी होता है। याद आया फॉर्मूला? और बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ, ये भी फोर्स ही होता है। G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी फोर्स का फॉर्मूला ही होता है। और बोलो, और भी बहुत सारी जगह फोर्स काम आया होगा, बहुत सारी जगह।
तो ऐसे रिलेशन सारे एक साथ ऐसे लिखोगे तो ऐसे लगेगा हाँ यहां काम आया था, और रिलेशन तुम्हें कोई नजर आ रहा हो तो तुम वो भी लिख सकते हो यहां फोर्स के साथ। तो ये पूरा एनालिसिस हो गया डायमेंशन का, पूरा हमने एनालाइज किया है सबकी डायमेंशन को, सबको देखा है कि कहां किसको ज्यादा काम में आता है, कौन सी चीज ज्यादा काम में आती है। बोलो बोलो, मजा आया? मजा आया? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तुम सोच रहे होगे कि सर ठीक है आपने बताया, हमने याद कर ली, हमने ठीक है याद कर लिया या याद कर लेंगे, अब इनका यूज करके दिखाओ, इनके यूज से हम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलो ठीक है, इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो चलो तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन उठाए ना मैंने, कहीं ना कहीं कोई एनसीईआरटी में है, कोई पीवाईक्यू है, कोई ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन उठाए हैं। तुरंत तुरंत यदि सारी चीजें याद कर ली ना तो देखो अब कैसे सोल्व करते जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ चार्ज। क्या हुआ, हंसी आ रही? ऐसे क्वेश्चन आते हैं? अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ये आसान लग रहा है अब तुम्हें क्योंकि तुमने एसीबी से पढ़ा है, इसलिए आसान लग रहा है भाई। हंसो मत, टिक करो आंसर, जल्दी से आंसर टिक करो, जल्दी से जल्दी से। चार्ज 80, सर क्या टिक करें, लो आ गया आंसर। हाँ हाँ ऐसे ही करना है। चलो चलो नेक्स्ट, बताओ बताओ। एल है इंडक्टेंस, आर है रेजिस्टेंस, तो बताओ एल अपॉन आर की डायमेंशन। हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतनी देर से फालतू में नहीं चिल्ला रहा हूं, इतनी देर से यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ही सोल्व करोगे क्वेश्चन, यदि जो मैंने रिलेशन बताए वो याद रखोगे तो। एल अपॉन आर, एल अपॉन आर अभी देखा, टाइम, हाँ टाइम टाइम, तो मास नहीं लेंथ नहीं सिर्फ टाइम, मास नहीं लेंथ नहीं सिर्फ टाइम, आंसर सी। ये लो, क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई, और लो और आ जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये थोड़ा सा टफ चाहिए ना, टफ ले लो, थोड़ा सा टफ ले लो। सर ये रिलेशन तो आपने नहीं बताया, ये तो धोखा दे दिया, धोखा दे दिया ना। देखो दिखा, ये रिलेशन नहीं बताया क्या, देख लो, करो करो, स्क्रीन को पॉज करो वीडियो को और देखो, करो करो, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ देखो आया, सी स्क्वायर एल आर, इसको जमाओ, सेट करो, इसको सेट करना आता है? सेट करना आता है क्या कभी सेट? फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, नालायक। सी स्क्वायर एल इंटू आर, बताओ। तो इसमें से इसको देखो, हमें जो आता है उसमें सेट कर लेते हैं इसको। आर सी आता है, आर सी हो गया, बचा एल सी। ये लो, आर सी एल सी, एक ही बात है, सी स्क्वायर एल आर लिखो या आर सी इंटू एल सी लिखो। क्या हुआ, नहीं कर पाए थे से? इसीलिए तो कहता हूं तुम्हें नहीं सेट करना आता है भाई, सीखो मुझसे, हाँ सीखो। देखो कितना बढ़िया सेट कर दिया। तो आर सी, आर इंटू सी ये होता है टाइम, ये होता है टाइम, एल इंटू सी ये होता है टाइम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टाइम का क्यूब, तो डायमेंशन आएगा टी क्यूब, एम जीरो एल जीरो टी क्यूब आई जीरो। ये लो आंसर, आंसर। हाँ ऐसे ही टिक करना है। नेक्स्ट बढ़ो, चलो 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 सोल्व करो, ये थोड़ा दिमाग खेलेगा, खेलो खेलो, करो सोल्व करो, सोल्व करो जल्दी से। जल्दी सोल्व करो। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दे रखा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। होगा कोई, मेरे को क्या मतलब, ये सुना सुना लग रहा है, कुलाम में आता है, ये फॉर्मूले में आया था कहीं ना कहीं, तो इसका डायमेंशन बताना है। और इसने देखो खेल दिया दिमाग, क्या डायमेंशन, क्या मतलब यूनिट पूछना चाह रहा है ये। यहां सी कुलाम, कुलाम को सी से लिखते हैं, कुलाम को सी से, फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं, बताया था, फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में लिखते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से लिखा हुआ है, उस हिसाब से लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में स्मॉल एम आएगा यहाँ पे, ये सब में देखो स्मॉल एम है, इसमें भी स्मॉल एम ही आएगा। सही कर दूं इसको, सही कर दूं, चाहते हो सही कर दूं? चलो सही कर देता हूं, तब तक तुम सोल्व करो, मैं इसको सही कर देता हूं, थोड़ा सा सजा देता हूं। ठीक है 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 ठीक है, ये कर दिया इसको मैंने सही। क्या हुआ बे, नहीं होना चाहता ये सही?
ये लो, मीटर स्क्वायर था। अरे स्क्वायर था ना बे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? देख लेंगे, चलो देखें क्या था। हाँ मीटर स्क्वायर था, देखो टेक्नोलॉजी। चलो चलो सोल्व करते हैं। तो फोर्स जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे को ही पूछा है, इसी का पूछा है। किसी को बस इसी को अलग रखना है। इसको अलग रखेंगे तो इधर जाएगा, ऐसा परेशान तो नहीं होता ना, मैंने इसको इधर लिख दिया तो उससे, भाई ये इधर वाली चीज को उधर लिख दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है। FR स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। F है न्यूटन में, R है मीटर में, और नीचे कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अपॉन तो ऊपर ही आ गया, इसी को ऐसा लिख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम की पावर -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ऐसे भी यूनिट बनानी आनी चाहिए, ऐसे भी यूनिट बनानी हमें आनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट फाइंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अरे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई जेई में। हाँ इतने आसान, बता म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रटवाया भी। C इज इक्वल टू होता है 1/√/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्क्वायर कर दे तो C स्क्वायर आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस रूट हट जाएगा स्क्वायर करोगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 1/C स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, तो 1/ स्पीड है C स्पीड है यहाँ, और स्पीड का होता है LT-1 और इसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ऊपर। देखो ये L ऊपर आएगा तो L-2 में आएगा L स्क्वायर, और T-2 है तो ऊपर आएगा T+2 में। ध्यान रखना, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो जोश में आके। अरे नीचे LT-1 का स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर नीचे था, ऊपर L-2 में आएगा। नीचे T-2 में था, ऊपर T+2 में आएगा। ये आ गया आंसर, आ गया आंसर। ये लो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया क्या, L-2 T2। ये लो आंसर। बोलो इसका बताओ, इसका बताओ क्या होता है ये, एनर्जी डेंसिटी। हाँ उठा के देखना PYQ बुक, उठा के देखना PYQ बुक, क्वेश्चन मिलेंगे ये तुम्हें। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या है ये, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अच्छा सर, एनर्जी का याद करवाया था mL2T-2, वॉल्यूम का L3, तो इसका डायमेंशन क्या रखेगा, M1 L-1 T-2। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया, समझ में आया, आंसर आया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नई चीजें सीखो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे, उठाओ कोई भी बुक और उससे सोल्व करो, बिल्कुल खुली छूट है, सोल्व करो। उठाओ बुक, सोल्व करो, या फिर अपन जो असाइनमेंट दे रहे हैं ना, ये असाइनमेंट दे रहे हैं, ये सोल्व करो। असाइनमेंट भी दिया जा रहा है तुम्हें, यूनिट एंड डायमेंशन का असाइनमेंट भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये ऐप पे भी अवेलेबल होगा, और ऐप से एक्सेस कर सकते हो असाइनमेंट वगैरह जो भी है। ठीक है, ये वहां से सोल्व करना है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या बला आ गई सर। तो अब देखो, जो डायमेंशन पढ़ा था ना हमने, इतने देर से डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आता है, कैसे काम में लेना है, यहां पे हम सीखेंगे। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म इन ए फिजिकल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स शुड बी सेम। क्या कह दिया सर, समझो। कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन लेते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए एक रिलेशन याद होगा तुम्हें, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़िए 9th क्लास में। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक रिलेशन पढ़ा होगा, V = U + AT। चलो ये बाद में करेंगे, पहले आसान शब्दों में समझते हैं। आसान शब्दों में मतलब सर, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं कहूं कि बताओ 10 kg में 5 मीटर जोड़ो, कितना आएगा। 10 kg + 5 मीटर, बताओ 10 kg + 5 मीटर क्या हुआ, हंसी आ रही है, नहीं जोड़ सकते। चलो ठीक है,
10 kg में से माइनस कर दो 5 सेकंड, बताओ कितना आएगा? 10 kg में से 5 सेकंड माइनस कर दो। नहीं कर पा रहे? चलो ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है 10 kg इज इक्वल टू 2 सेकेंड? हो सकता है 10 kg इज इक्वल टू 2 सेकेंड? नहीं हो सकता। हाँ, यही होमोजेनिटी है। ये तुम नहीं कर पा रहे हो ना, ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वो होमोजेनिटी को होमोजेनिटी अलाउ नहीं करती उसको। मतलब दो क्वांटिटी को ऐड करना, दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या इक्वल करना तभी पॉसिबल है जब वो क्वांटिटी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखती हैं। हाँ, साथ ही साथ नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर से क्या मतलब हुआ? नेचर का मतलब है कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे हमने देखा था टॉर्क और वर्क। टॉर्क और वर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। टॉर्क अलग है, वर्क अलग है, फिर भी डायमेंशनल फॉर्मूला इनका क्या है? सेम है। तो इनको भी हम इक्वल नहीं कर सकते, इनको भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो डायमेंशनल एनालिसिस से थोड़ा सा आउट ऑफ हो गया, मतलब उसके बस की बात नहीं रही डायमेंशन की वहां पे, ठीक है ना। पर हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो, हमें उनमें भी ध्यान रखना है कि उनको भी हम इक्वल नहीं कर सकते, उनको भी हम ऐड नहीं कर सकते। वर्क में टॉर्क को ऐड नहीं किया जा सकता। तो यदि दो क्वांटिटी ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वल की गई हैं तो वो डायमेंशनली भी सेम होनी चाहिए और एक्चुअल में नेचर भी उनका सेम होना चाहिए। मतलब टॉर्क और एनर्जी जैसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A इज इक्वल टू बी प्लस सी, A इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसी टर्म लिखी। चाहे मैं प्लस लिखूं चाहे मैं माइनस लिखूं, दोनों। अब ऐसे मत सोचना कि सर ये प्लस माइनस कौन सा साइन आने लग गया। अरे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में से कोई भी हो। तो A इज इक्वल टू ऐसी कोई टर्म लिखी हुई है तो पक्की बात है A, B और C तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये इक्वेशन तब ही सही है जब A, B and C all should have same dimensional formula, एंड नेचर। इसकी बात हम नहीं करेंगे, नेचर की बस बता रहा हूं। नेचर की बात इसलिए नहीं करें, नेचर का मतलब है कि वर्क और टॉर्क ऐसा सिचुएशन नहीं बनना चाहिए, उनका नेचर भी सेम होना चाहिए। पर अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस की डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो इस इक्वेशन की फिजिबिलिटी तभी है जब ए का डायमेंशन बी के और बी का डायमेंशन सी के इक्वल हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब दो क्वांटिटी यदि ऐड की जा रही हैं या सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं तो हमेशा उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब लेंथ में लेंथ ही प्लस माइनस कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 मीटर में 50 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हो, 2 मीटर में 50 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हो, लेकिन 2 मीटर में 5 किलो ऐड नहीं कर सकते। हाँ, 2 मीटर में 5 सेकंड ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना इक्वल कर सकते। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मीटर 100 सेकंड के इक्वल नहीं लिख सकते। यही है होमोजेनिटी। तो जब दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा ना, जैसे 2 मीटर और 5 मीटर इनको ऐड किया 7 मीटर ही आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 मीटर में 3 मीटर ऐड करो और आंसर 5 किलो आ जाए? क्या हो सकता है ऐसा? सोच के देख, क्या 2 मीटर में 3 मीटर ऐड करेगा आंसर 5 किलो आ जाएगा? नहीं ना। तो जब भी दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन भी वही होगा। कुछ महान लोग क्या करेंगे, सर लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो कट के तो खत्म हो जाएगा, लेंथ थोड़ा ना बचेगी। अरे मेरे बेटा, बचेगी। लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही डायमेंशन बचेगी, लेंथ में से लेंथ ही माइनस कर सकते हो, और आंसर जो बचेगा वो भी लेंथ ही आएगा। कहां सर? ये लो, 5 मीटर माइनस 5 मीटर, ये तो 0 आ गया। अरे 0 नहीं आएगा, 0 मीटर आएगा, 0 मीटर। हाँ,
लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ आएगा, मास में से मास माइनस करोगे मास आएगा, टाइम में से टाइम माइनस करोगे टाइम आएगा। पक्की बात है। तो जब दो क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके लिए कंडीशन है। तो सर मल्टीप्लाई के लिए भी होती है क्या ऐसी कंडीशन? क्या लेंथ को मास से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? वेलोसिटी में क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम डिवाइड हुआ ना, लेंथ अपॉन टाइम। कर सकते हैं ना। ऐसे फोर्स में क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी में मीटर का मल्टीप्लाई हुआ और सेकंड स्क्वायर से डिवाइड भी हुआ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही दिक्कत होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दो क्वांटिटी डिफरेंट डायमेंशन की मल्टीप्लाई की जा सकती हैं, डिवाइड की जा सकती हैं, लेकिन डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटी को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। घुसा दिमाग में? अरे दिमाग में घुसी बातें, बिल्कुल बेसिक सी बातें कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सी, लेकिन उनको हम एक प्रॉपर चैनल में लिखेंगे, हम उनको कॉपी में। यही क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करती हैं। हाँ, तो लिखते जाओ मेरे साथ साथ। टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला can never be added or subtracted. Can never be added or subtracted, but they can be multiplied और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन, are added or subtracted, then result will also have same dimension। रिजल्ट जो है उसकी डायमेंशन भी क्या होंगी? सेम होंगी। मतलब लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ आएगा, टाइम में टाइम ऐड करोगे तो टाइम आएगा, फोर्स में फोर्स ऐड करोगे फोर्स आएगा, एनर्जी में एनर्जी ऐड करोगे एनर्जी आएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे एनर्जी ही आएगी। ठीक है, कॉमन सी बात है, ये ध्यान रखनी है अपने को। पहली बातें सब क्लियर हुई, ये सब बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ भाई, ठीक है, ध्यान रख लेंगे सर। कुछ और नई चीजें बताओ। बिल्कुल नई चीजें लो। जैसे हमने लिखा बेटा कभी y इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक functions will be dimensionless, and value of trigonometric ratio will also be dimensionless। क्या कहा सर? समझ ही नहीं आया। समझो। जैसे लिखा तुमने साइन का एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा।
साइन थीटा। क्या ऐसा कभी सुना है तुमने? साइन 30 डिग्री तो सुना है, क्या कभी सुना है साइन 2 kg, साइन 10 kg? चलो ठीक है, साइन 30 kg, ओके ओके। साइन 45 सेकंड नहीं सुना? साइन 60 मीटर तो सुना होगा? नहीं ना, कभी नहीं सुना ना। एंगल डिग्री में लेते हैं या रेडियन में लेते हैं? कभी मीटर में, सेकंड में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, न्यूटन में, इनमें कभी लिया है एंगल को? नहीं लेते हैं। ध्यान रखना है, यही चीज सीखने की है कि यहां जो थीटा है दैट शुड बी डायमेंशनलेस। थीटा हमेशा यहां क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। और ये जो साइन थीटा पूरा आएगा ना, साइन थीटा, ये भी डायमेंशनलेस आएगा। ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। अच्छा हाँ, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन हाफ kg नहीं होता, हाफ मीटर नहीं होता, हाफ सेकंड नहीं होता, वो हाफ होता है बस। ठीक है ना? हाँ, उसको मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर बन जाएगा, सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ, उसकी वैल्यू कभी भी यूनिट में नहीं आएगी। तो थीटा भी डायमेंशनलेस होगा और इसकी वैल्यू भी डायमेंशनलेस होगी, याद रखना है। साइन में जरूरी नहीं है, साइन का तो मैंने एग्जांपल लिया है। यदि तुम टेन थीटा भी लिख रहे हो तो उसमें भी यही चीजें हैं, तुम कोट थीटा लिख रहे हो उसमें भी, सब में यार, अब हम सारे लिख के दिखाऊंगा क्या? सब में जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सब में ऐसा है। क्लियर हुई बात सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे लोगरिथमिक फंक्शन सुना होगा नाम कभी? लोगरिथमिक फंक्शन सुना होगा नाम कभी? मैथमेटिक्स में नाम सुन लोगे, लोग पढ़ लोगे, टेंशन ना लो। ओल, यहां लिख देता हूं, above relation is also true for logarithmic and exponential function। e की पावर x, मतलब जैसे log x, ये लिखा हुआ है log x, तो log के अंदर जो भी लिखा है ना, ये वाली चीज, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए। और log की जो वैल्यू आएगी ना, ये भी डायमेंशनलेस होगी। कभी log के अंदर 2 kg नहीं लिखा जाता, log के अंदर 2 एक नंबर लिखा जाता है। log की वैल्यू कभी 5 kg 10 kg ऐसा नहीं आएगी, log एक वैल्यू देगा, बस नंबर देगा। ऐसे ही मान लो लिखा है तुमने e की पावर x, और लिखा है तुमने 2 की पावर x, और लिखा है 5 की पावर x। यहां जो x है ना, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, डायमेंशनलेस। इनकी जो वैल्यू आएगी ना, ये भी डायमेंशनलेस आएगी, अच्छा ठीक है सर। कभी सुना है 2 की पावर 3 kg? सुना है कभी 2 की पावर 3 kg? नहीं ना। पावर जो है हमेशा डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अभी मैं जो नीचे क्वांटिटी ले रहा हूं वो कांस्टेंट क्वांटिटी ले रहा हूं, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, E 2 5 7 कुछ भी, बिना डायमेंशन वाली। नीचे वाली चीज डायमेंशन की भी हो सकती है, मैं वहां भी आऊंगा, लेकिन अभी मैंने नीचे एक कांस्टेंट नंबर लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी डायमेंशन, ऊपर वाला भी डायमेंशनलेस, नीचे वाला भी डायमेंशनलेस, तो ओवरऑल भी डायमेंशनलेस आएगा। ये रिलेशन, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम आती है। देखेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इससे देखेंगे। लेकिन अभी कुछ और एक आध चीजें ऐड कर लेते हैं इसमें। क्या ऐड कर लेते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा a की पावर b, लिखा है a की पावर b। तो यदि ये लिखा है तो पक्की बात है b मस्ट बी
मस्ट बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, जो क्वांटिटी बी है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए, कभी डायमेंशन नहीं रख सकती, कभी भी किसी की पावर में, केजी में, मीटर में, सेकंड में, न्यूटन में, किसी में भी नहीं लिख सकते। लेकिन हां, ए जो है मे और मे नोट बी डायमेंशनलेस। अच्छा सर, ऐसा क्या? हां, ए डायमेंशनलेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कभी सुना है 2 की पावर 5 केजी? सुना है कभी? चलो ठीक है, ऐसा सुना हो 3 सेकंड की पावर 3 की पावर 5 सेकंड, 5 मिनट सुना होगा? नहीं सुना? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हां, ऐसा हो सकता है 2 केजी का पावर 5, ये पॉसिबल है। 3 सेकंड की पावर 3, ये पॉसिबल है। मतलब नीचे वाली क्वांटिटी डायमेंशन रख सकती है। अरे जैसे हमने लिखा था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड पे स्क्वायर लगाते थे, ऐसे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्या था? ये पावर क्या थी? ये सेकंड का स्क्वायर था ना। हां, तो नीचे डायमेंशन वाली चीज हो सकती है, लेकिन पावर में कभी डायमेंशन नहीं होगी, ये पक्की बात है। तो ए की पावर बी में हमें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो इसका यूज कैसे करेंगे सर? अभी देखो, अब सीखेंगे, इसका यूज ही सीखेंगे, उसी से क्वेश्चन बनेंगे, वही क्वेश्चन हमें करने हैं। तो अभी तक हम, चलो ठीक है, अभी टाइम बहुत है, जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। चलो, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। यदि हमें पोजीशन दी है, कुछ रिलेशन दिया है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, हमें ए बी सी डी की डायमेंशंस निकालनी है। सोचो क्या करेंगे? निकाल लिया सभी ने? चलो अपन अब करते हैं। देखो बेटा, पोजीशन है पार्टिकल की, पोजीशन x जो है वो पोजीशन है। पोजीशन है मतलब x जो है एक्चुअल में अपने आप में लेंथ है। पोजीशन होगी 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ऐसी कुछ जगह रखा होगा, तो x से क्या है? अपने आप में लेंथ है। ठीक है, x का डायमेंशन हम जान चुके हैं कि x का डायमेंशन तो सर l है। ठीक है, हमने लिखा है x इज इक्वल टू दिस। ये मीनिंगफुल तभी होगा जब x का डायमेंशन, इन सब का, हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। x का इक्वल हो a के, इसका इक्वल हो b इंटू टी के, और इक्वल हो c इंटू टी स्क्वायर के, और इक्वल हो d इंटू टी क्यूब के। जैसा कि मैंने बताया कि लेंथ है तो सारी लेंथ होनी चाहिए, तभी ऐड किया जा सकता है। लेंथ 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 सब लेंथ होना चाहिए, तभी ऐड किया जा सकता है। तो सबका डायमेंशन सेम कर दिया। इसका पता है लेंथ है, इस पूरे का लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ। अब ए बी सी डी की डायमेंशन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? इन दोनों को सोल्व करोगे तो ए का डायमेंशन एक्स के इक्वल आएगा, और एक्स का मैं निकाल चुका हूं, एक्स का मैं निकाल चुका हूं, लेंथ है, तो ए का डायमेंशन लेंथ आएगा। हाँ, इसको लिख सकते हो m0 L1 T0, प्रॉपर लिखना चाहो तो m0 L1 T0। ऐसे ही x का जो b इंटू टी जो है बेटा, इसका डायमेंशन a के इक्वल क्यों करते हो? b इंटू टी को भी x के इक्वल करो ना। अरे एक की तो बात है, पर x का सीधा पता है ना, तो सीधा b इंटू टी को कहो कि x के इक्वल है, और x का डायमेंशन क्या है? लेंथ, तो लेंथ के इक्वल कर दो। तो b का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ के डायमेंशन को डिवाइड कर दो टाइम से, तो टाइम का क्या है? t, तो आंसर आएगा एल टी माइनस 1। टी कैपिटल लिखेंगे, यहां टाइम दिखा था, इसका डायमेंशन कैपिटल टी लिखा था, तो एल टी माइनस 1 आंसर आ गया। ऐसे ही देखो, c इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल था? लेंथ के, तो यहां से c का डायमेंशन किसके आएगा? l, और ये t इधर आएगा तो t माइनस 2 में आ जाएगा। ऐसे d इंटू टी क्यूब का डायमेंशन किसके इक्वल आया? बोलो बोलो बोलो, लेंथ के, तो यहां से d का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? लेंथ इंटू टी का पावर -3। अरे उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, ये टी क्यूब उधर जाएगा तो टी क्यूब नीचे आएगा, तो टी क्यूब ऊपर लाएंगे तो टी की पावर -3 आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला एबीसीडी का। ये ही डायमेंशनल एनालिसिस है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आया कुछ?
कैसे डायमेंशंस का यूज करके हम जो क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं पता है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट बता रखी है, ऐसा इक्वेशन है। तो हमने कहा पक्का ऐसा है तो बराबर डायमेंशन रही होगी हर टर्म की, हमने कर दी बराबर, वहां से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ये देखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड ओमेगा इफ डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, हमें दिया है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा इंटू टी। ठीक है सर, अब देखो क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो, यहां पे लगाओ क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो। तुम्हें एक कंडीशन सबसे पहले दिख रही होगी कि साइन के अंदर लिखी हुई चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ओवरऑल पूरी चीज क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस। मैंने कहा ठीक है कर दो, तो यहां से कहोगे कि ओमेगा इंटू टी जो है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात सोची है। अब सुनो, एक बात यहां लिख देता हूं, ध्यान रखना, डायमेंशन लेस को कैसे लिखोगे, ना m मतलब m जीरो, ना लेंथ जीरो, ना टाइम जीरो, सब जीरो। m की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो होती है वो वन वैल्यू देता है। 2 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो, m की पावर जीरो, l की पावर जीरो, t की पावर जीरो, सबकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो ये वन मतलब ओवरऑल वन, मतलब वन। तो जब भी कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिखते हो तो हमेशा उसकी डायमेंशन को वन के इक्वल कर दो। कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है मतलब उसकी डायमेंशन को किसके इक्वल कर दो, वन के इक्वल कर दो। तो लिख देता हूं यहां, डायमेंशन लेस क्वांटिटी की डायमेंशन को, क्वांटिटी को वन के इक्वल रखो, वन के इक्वल रखो। ठीक है, तो ओमेगा इंटू टी की डायमेंशंस को वन के इक्वल रखो, तो ओमेगा की डायमेंशन 1 अपॉन टी के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी, जो कि आएगी 1 अपॉन कैपिटल टी। टी टाइम है ना, दिया है ना, टी टाइम है, दे देता हूं मैं, टी टाइम है यार, टी क्या है, टाइम है, लिख देता हूं यहां, टी जो है वो टाइम है, यहां टी जो है टाइम है, टाइम। तो बताओ 1/t, तो क्या आंसर आ जाएगा, बोलो, t-1। हाँ, ओमेगा की डायमेंशन t-1। ऐसे ही ये पूरी चीज जो है, ये वाली चीज साइन तक, ये जो पूरी चीज है, ये वाली चीज, ये पूरी चीज, ये भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी, ये भी डायमेंशन लेस होगी, बोलो, ये भी क्या होगी, डायमेंशन लेस। तो ये तो डायमेंशन लेस होगी, इसका मतलब क्या होगा, y का डायमेंशन a के बराबर होगा। और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो y लेंथ है, मतलब a का डायमेंशन एक्चुअल में लेंथ के इक्वल होगा। तो a लेंथ होगा और ओमेगा t-1 होगा। ऐसे सोल्व करते हैं, मतलब कोई भी इक्वेशन दी जाती है उनसे जितने रिलेशन तुम निकाल सकते हो वो निकालो, जितनी कंडीशन उस पर लगा सकते हो लगाओ, और वहां से कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आएगा। तो यह जब इक्वेशन ये लिखा है तो यहां y a के बराबर डायमेंशन रखेगा, साइन ओवरऑल डायमेंशन लेस हो गया, और ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस हो गया। तो पक्का है टी का उल्टा डायमेंशन ओमेगा ने रखा होगा, टी ने टी रखा है तो ओमेगा ने t-1 रखा होगा, दोनों के डायमेंशन मल्टीप्लाई होकर के डायमेंशन लेस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a की पावर अल्फा एक्स, y इज इक्वल टू a इंटू e की पावर अल्फा एक्स। तो पक्की बात है यहां से अल्फा एक्स जो है वो डायमेंशन लेस होगा, और कोई भी चीज डायमेंशन लेस है तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है 1 के इक्वल कर दो। तो यहां से अल्फा की जो डायमेंशन है 1 अपॉन एक्स की डायमेंशन आएगी। एक्स क्या है, लेंथ है, एक्स क्या है, लेंथ है, और एक्स लेंथ है तो उसकी डायमेंशन हमें पता है, तो ये हो जाएगा l-1, अल्फा आ गया। ऐसे ही
देखो ये वाली टर्म जो है ये तो डायमेंशन लेस बन गई, तो y का डायमेंशन किसके बराबर बच गया? एक के बराबर। y क्या है? y भी लेंथ है, देखो y एंड x दोनों लेंथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के इक्वल आ गया। आ गया आंसर। ये लेंथ है, ये लेंथ -1 है, आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन में हमें यूज करना है। तो अभी बिल्कुल बेसिक इक्वेशन लिए मैंने, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन। ऐसे और भी इक्वेशन में इनको हम आगे यूज कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं नहीं? चलो चलो और भी यूज करेंगे इसको, और भी यूज करेंगे इसको। चलो ये करेंगे पहले, फिर हम ये करेंगे। चलो पहले ये करेंगे, चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। बोला है प्रेशर की एक रिलेशन दे रखा है P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, एक्स डिस्टेंस है, T टाइम है, देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन B। लिखो रिलेशन को, P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन B इंटू एक्स, ये दिया था। इसके एक एक कंडीशन देखो, कहां से कंडीशन। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए कोई कंडीशन होती है? क्या कोई दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कोई कंडीशन होती है डायमेंशन में? नहीं होती। किसके लिए होती है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए या इक्वल करने के लिए। अच्छा, तो इसमें क्या किया गया है? इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है। ए में टी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है। एक एक चीज को पकड़ो, एक एक चीज को बारीकी से पकड़ो। हमने कहीं लिखा इसमें ए माइनस टी स्क्वायर, इस चीज को लिखने के लिए कंडीशन क्या लगाओगी? ए की डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होनी पड़ेगी। यदि तुम a माइनस टी स्क्वायर लिखना चाहते हो तो a की डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होनी ही पड़ेगी। कर दो, t तो टाइम है, t तो टाइम है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? टी स्क्वायर के। ये लो, a का डायमेंशन आ गया। सर अब b की कैसे निकाले? b x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो b का x के इक्वल होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, b x से मल्टीप्लाई किया गया है तो b की डायमेंशन x के इक्वल होनी चाहिए। हाँ कर रहा है नालायक, हाँ कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। मल्टीप्लाई करने की कोई कंडीशन नहीं है डायमेंशन में, ऐड और सब्ट्रैक्ट की होती है। अच्छा सर ये तो भूल ही गए थे, तो डिवाइड कर रखा है, डिवाइड को यूज कर ले। डिवाइड से भी क्या कर लेगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई और डिवाइड को किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी डायमेंशन को। तो इक्वल को यूज करो। P प्रेशर है, प्रेशर को इसके इक्वल करो डायमेंशन में। हाँ सर ये बात सही बोली आपने। तो प्रेशर देखो ये चीज लिखी हुई है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा किसके? A माइनस टी स्क्वायर अपॉन b इंटू एक्स। बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्या a माइनस टी स्क्वायर लिखना जरूरी है? मुझे पता है a की डायमेंशन टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की डायमेंशन भी टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर की डायमेंशन में से टी स्क्वायर की डायमेंशन माइनस करोगे तो डायमेंशन लेस आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस करोगे डायमेंशन लेस आ जाएगा। अभी नालायक, अभी तो बताया था कि लेंथ में लेंथ माइनस करेगा लेंथ आएगा, टाइम में टाइम माइनस करेगा टाइम आएगा। तो टी स्क्वायर की डायमेंशन में से टी स्क्वायर की डायमेंशन माइनस करोगे तो टी स्क्वायर की डायमेंशन आएगी। हाँ तो ये दोनों को डायमेंशन माइनस कर रहे हो, अरे सेकंड में सेकंड माइनस करोगे सेकंड में आंसर आएगा, ऐसे ये है। तो यहां जो डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो टी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल आएगा। देखो हम दो चीजों को इक्वल नहीं कर रहे हैं, हम उनके डायमेंशंस के साथ खेल रहे हैं। ये बड़ा ब्रैकेट लगाने का कोई लॉजिक है भाई? वो बड़ा ब्रैकेट बताया, डायमेंशनल इक्वल कर रहे हैं, इसका डायमेंशन इनके रेशियो के इक्वल कर रहे हैं। तो a माइनस टी स्क्वायर को सीधा टी स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों सर a लिखो, आप a क्यों नहीं लिखा? अरे लिख दे भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा, a भी तो टी स्क्वायर ही है। लेकिन मुझे पता है t का डायमेंशन, इसलिए मैंने टी स्क्वायर लिख दिया। t का मुझे पता है ना सीधा सीधा, इसलिए मैंने टी स्क्वायर लिख दिया। क्या गलत कर दिया क्या? बोल। अपॉन b इंटू एक्स, b का और x का। तो बता यहां से P का पता है, T का पता है, X वो लेंथ है वो भी दे रखा है, B का आ जाएगा। तो बता B का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा? B उधर ले जा, P इधर ले आ, तो ऊपर आएगा टी स्क्वायर,
नीचे आएगा प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। याद कर, फोर्स अपॉन एरिया MLT-2 डिवाइड बाई L2, तो ऊपर आएगा L-1 बच जाएगा। पेज पलट के देख ले, नहीं आता तो ML-1T-2 फोर्स अपॉन एरिया की रख दो इसमें, ML-1T-2, और ये लेंथ हो ही गया। तो बताओ बी का क्या आ गया? बी का क्या आ गया? M-1, हाँ, L-1, L+1, L भाग गया, L0, T-2 पर जाएगा T+2, और T+2 पहले से होगा तो T+4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा बी का ये। तो पूछा क्या है? ए का डायमेंशन अपॉन बी का डायमेंशन का रेशियो पूछा है। तो ये आएगा, ए का तो आया था क्या, T², और बी का क्या आया था, M-1 L0 T4। तो रेशियो क्या आएगा? M-1 ऊपर जाएगा M1 L0 T2 T4, तो नीचे T2 बचेगा, ऊपर आएगा T-2। पावर से खेलना सीख ले, पावर से खेलना सीख ले। बोल बोल बोल, कोई दिक्कत? सही बात है, ए अपॉन बी का आ गया। ऐसा सोल्व करना है, समझ में आया सभी को? अब देखो, अब ये तो हर कोई करेगा ना, तुम क्या अलग करोगे? तुम एसीपी से पढ़ रहे हो ना, कुछ अलग करोगे ना? क्या अलग करोगे बताओ? अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरी तरह। हाँ, मेरी तरह दिमाग लगाओ, हंस मत, मेरी तरह दिमाग लगाओ। देखो क्या दिमाग लगाओगे? चलो अल्टरनेट नहीं नाम देंगे इसको, एसीपी नाम देंगे, एसीपी मेथड। एसीपी क्या करेगा? एसीपी क्या करेगा इसमें? ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है। क्या यहां से सीधा ए अपॉन बी बन सकता है? देख, बन सकता है। देख, थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो, पी प्रेशर इज इक्वल टू, ऊपर है A-T² और नीचे है B/X। तुझे पता है A-T² ए की भी इक्वल है, T² के भी डायमेंशन में इक्वल है, तो इसको A लिख दे, नीचे B है और नीचे X है। तो देख, A अपॉन बी सीधा बन गया ना, यहां से A अपॉन बी सीधा कर लेना, तो A का डायमेंशन अपॉन बी का डायमेंशन सीधा निकाल देना, ए अपॉन बी आ जाएगा, प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दे एक्स से। प्रेशर क्या था? M1 L-1 T2 सॉरी, M1 L1 T-2 और L से मल्टीप्लाई कर दे, सीधा आंसर ले भाई, M1 L0 T-2, M1 L0 T-2। बोलो बोलो बोलो, मजा आया? ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीजों की, समझने लग जाओगे कि हाँ सर ये काम तो कर सकते थे। देखो ए अपॉन बी, उसने भी इसी हिसाब से पूछा था कि तुम ऐसे सोल्व करो, वो भी यही चाहता था। लेकिन स्टार्टिंग में हम ऐसा भी जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इस चीज में, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे खुद हम काम चोरी करना सीख जाएंगे कि ऐसे काम कम करना पड़ेगा, ऐसे मेहनत कम करनी पड़ेगी, और ऐसे करने से तुरंत सोल्व हो जाएगा। बोल बोल, छाप जल्दी से, छाप जल्दी लिख। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये करो, ये करो। इफ y इज इक्वल टू a log 1 माइनस बी अपॉन T², एक रिलेशन है कुछ भी, यहां y जो है डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, बोला है a इंटू बी का प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या होगा। ना ना ना, यहां नहीं लगा पाएगा, यहां तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके कैसे निकालेगा? यहां ए अलग से निकालना पड़ेगा, बी अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहां अब हर क्वेश्चन में सेम चीज होने लगेगी यार। चल, ए अलग से निकाल, बी अलग से निकाल, और दोनों को मल्टीप्लाई कर। जल्दी सोल्व कर, जल्दी सोल्व कर, क्या आंसर आया? तो देखो, करें सोल्व। यहां लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए log 1 माइनस बी अपॉन T², ये लिखा हुआ है। तो पक्की बात है, log के अंदर लिखी हुई टर्म डायमेंशन लेस होनी चाहिए। बिल्कुल सर, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो 1 तो नंबर है, 1 तो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस, देखो टोटल भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये टर्म भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस चीज ही माइनस कर सकते हैं, और आंसर भी डायमेंशन लेस ही आएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के यहां से एक रिलेशन निकल सकता है कि b अपॉन T² जो है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए।
ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि जो डायमेंशनलेस होता है उसकी डायमेंशन को किसके इक्वल लिख देते हैं, किसके इक्वल लिख देते हैं, 1 की। तो यहां से b की डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, t स्क्वायर के, मतलब क्या आएगी, t की पावर 2, t की पावर 2 ये आएगी। बिल्कुल सोच रहे होंगे सर ये स्मॉल t कैपिटल कैसे बन गया है भाई, सर ये समझ नहीं आ रहा, स्मॉल t कैपिटल T कैसे बन गया। अरे मेरे बेटे t टाइम बता रहा है यहां, और ये टाइम की डायमेंशन है। जैसे मास m से लिखते हैं ना, डायमेंशन में कैपिटल M लिख देते हैं ना, तो ये डायमेंशन लिखी है मैंने, t टाइम है, उसकी डायमेंशन कैपिटल T है, इसलिए वो कैपिटल T बन गया। ऐसा नहीं कि यहां कॉम्प्लेन पी करके कैपिटल बन गया, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही देखो, ये पूरी टर्म जो है डायमेंशनलेस आएगी, बिल्कुल डायमेंशनलेस आएगी, सही बात है, ये डायमेंशनलेस आएगी। तो इसका मतलब y और a दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। तो y की डायमेंशन a के इक्वल होगी, और y की डायमेंशन तो हम जानते हैं, y तो डिस्प्लेसमेंट है, तो y की डायमेंशन तो लेंथ है, तो a की लेंथ आ जाएगी। पूछा क्या है, a इंटू बी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, a का इंटू बी का डायमेंशन। a का क्या आया, लेंथ, b का क्या आया, t2, आंसर क्या आएगा, l t2, ये आंसर आएगा। प्रॉपर लिखना है m0 l1 t2, ऐसे लिख सकते हो, आंसर आ गया। बोल नेक्स्ट, चल ये करते हैं, थोड़ा सा दिमाग खेलते तेरे साथ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। मतलब जितने भी पॉसिबल वैरायटीज है ना, मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, इन सब के लिए। तो देखो खेल क्या खेल रहे हैं, थोड़ा सा वैसे लैंग्वेज भी अच्छे से समझना। ए बी सी एंड डी आर 4, देखो इन पे ध्यान दो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब चारों की चारों अलग अलग डायमेंशन रखती हैं, अलग अलग डायमेंशन रखती है, ठीक है। एंड नॉन जीरो, डिफरेंट तो है ही है, साथ में नॉन जीरो डायमेंशन रखती हैं। नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, मतलब इनमें से कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो डायमेंशनलेस है। मतलब चारों के पास डायमेंशंस हैं और अलग अलग डायमेंशंस हैं, किसी की भी सेम नहीं है। तो बोलो कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल, समझ रहे हो ना, ये मे भी पॉसिबल बोला है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है। यदि किसी भी एक सिचुएशन के लिए ये पॉसिबल है तो पॉसिबल आंसर हो जाएगा। यदि कभी कभी हो ही नहीं सकता ऐसा तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें बताना है कौन कौन सा इनमें से पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, बहुत सारे, तुम्हें बताना है कौन कौन सा इनमें से पॉसिबल है, ठीक है। टाइम ले और आंसर टिक कर, स्क्रीन को पोज करो और जल्दी से सोल्व करके बताओ। अपन डिस्कस करें अब, चलो अपन डिस्कस करते हैं। पहला लिखा है a प्लस बी, दो चीजों को ऐड कर रखा है। क्या कंडीशन बताई थी दो चीजों को ऐड करने के लिए, सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। क्या है, क्या a और b सेम डायमेंशन की हो सकती है, नहीं, पहला गलत है, पहला पॉसिबल नहीं है, पहला पॉसिबल नहीं है, पहला पॉसिबल नहीं, ठीक है। दूसरा बताओ, पहला तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा बताओ ए बी प्लस सी, बताओ ए बी प्लस सी पॉसिबल है या नहीं है, बोल ए बी प्लस सी पॉसिबल है या नहीं है। ए इंटू बी और उसमें सी, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल से किए जाते हैं। मान लो ए जो है वो लेंथ है, ए जो है मान लो लेंथ है, बी मान लेते हैं लेंथ स्क्वायर है, और सी मान लेते हैं लेंथ क्यूब है। तो ए इंटू बी एल क्यूब हो जाएगा और सी बी एल क्यूब, बताया हो जाएगा या नहीं, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो हो सकता है ना कि ए और बी और सी अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन ए और बी का प्रोडक्ट सी के इक्वल डायमेंशन रख ले, हो सकता है। लेंथ, एरिया, ये वॉल्यूम, तो हो गया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बना सकता हूं, मेरे को तो एक ही बनानी है क्योंकि इसने मे भी बोला है, मतलब एक सही तो फिर सही, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, ए बी प्लस सी डी, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है,
ये भी पॉसिबल है। कैसे? ले लो एग्जांपल, ये ले लो l, ये l की पावर 4, l और l की पावर 4 हो गया l की पावर 5। ये ले लो l की पावर 2 और l की पावर 3, ये भी l की पावर 5 हो गया, सेम डायमेंशन, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल, ये पॉसिबल। नेक्स्ट, AB प्लस BC, बता पॉसिबल है या नहीं? हाँ सर, सेम ही तो है, AB प्लस CD पॉसिबल है, तो AB प्लस BC भी पॉसिबल हो जाएगा। इसका और इसका सेम हो गया, क्या हो जाएगा? सोच के देख। थोड़ा सा खेल दिया इसने। क्या खेल दिया? इसमें से B कॉमन आ सकता है, B कॉमन लोगे तो A प्लस C इंटू B, A प्लस C इंटू B लिखोगे। बोलो इसको लिखोगे या नहीं? B तो कॉमन आ गया। तो अब A प्लस C क्या हो सकता है? क्या A में C ऐड हो सकता है? क्या A में C ऐड हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। A और C अलग अलग डायमेंशन की है, कैसे ऐड हो जाएंगी? अरे वो उसमें चारों अलग अलग चीज थी यार, A B और C D, यहां B दोनों में सेम है, इसलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन देख लो कोई भी एग्जांपल नहीं होगा, ठीक है। A की पावर B क्या पॉसिबल है? हाँ सर, क्या दिक्कत है? अरे B डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोला है डायमेंशन लेस नहीं है। B इसमें डायमेंशन लेस होना चाहिए था, लेकिन इसने बोला नॉन जीरो डायमेंशन रखता है सारी क्वांटिटी, तो B भी नॉन जीरो डायमेंशन का होगा, मतलब डायमेंशन लेस नहीं है B, इसलिए ये गलत हो गया। यदि B डायमेंशन लेस होता तो पॉसिबल हो जाता। सही बात है। नेक्स्ट, A की पावर B इंटू सी, बताओ A की पावर B इंटू सी, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना, B का डायमेंशन मान लो लेंथ है और C का डायमेंशन मान लो लेंथ इनवर्स है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन लेस आ जाए, होगी ना पावर डायमेंशन लेस। तो हो सकता है ना, देखो हमें क्या करना है, B और C का अलग डायमेंशन रखना है, अलग रखो। एक का L तो एक का L-1, एक का L2 तो L-2, L3 तो L-3, प्रोडक्ट डायमेंशन लेस आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। हो गया पॉसिबल, ठीक है। नीचे वाले को दिक्कत नहीं होती, पावर को दिक्कत होती है। दिक्कत किसको होती है? पावर को, वो डायमेंशन लेस होना जरूरी है। नेक्स्ट बताओ, नीचे वाले से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ऊपर वाले से है, लेकिन ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ठीक है, वो ये पॉसिबल तो ये भी पॉसिबल। ये बताओ, अब तुम सोचो सर ये पॉसिबल तो इसमें क्या दिक्कत है? B अपॉन C हो सकता है डायमेंशन लेस। सोच के देख, हो सकता है क्या? दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं और हम चाहते हैं डायमेंशन लेस हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब B और C की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम हो। B L है तो C भी L हो, तभी वो डायमेंशन लेस होगा। लेकिन इसने बोला कि डिफरेंट डायमेंशन रखती है। मैंने कहा परेशान करेगा ये क्वेश्चन, 3 बार सोचना पड़ेगा तब जाके दिमाग में घुसेगा। हाँ, तो B और C सेम डायमेंशन के होंगे तब ये पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। B और C सेम डायमेंशन नहीं हो सकते। ऐसे यहां C और D सेम डायमेंशन नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो पावर में मल्टीप्लाई चलेगा, डिवाइड नहीं चलेगा ये, ठीक है। ये मल्टी, देखो नीचे वाले से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ऊपर वाले से है, लेकिन ऊपर वाला सही है, मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। नेक्स्ट, A अपॉन B C अपॉन D, सर कह रहे हो डिवाइड, अरे बेटा पावर में डिवाइड की दिक्कत थी ना, यहां तो ऐड कर रहा है। लो, L की पावर 4 अपॉन L की पावर 3 आ गया, और इधर ले लो L की पावर 7 अपॉन 7 की बजाय एक काम करो 6 ले लो, L की पावर 6 अपॉन L की पावर 3, ये लो, ये भी L की पावर 3 आएगा, ये भी L की पावर 3 आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, पॉसिबल है। सब अलग अलग भी हैं, ठीक है, पॉसिबल है। हाँ, ऐसे एग्जांपल लेके सोचो। ये देखो, ये भी पॉसिबल है, A इंटू B डायमेंशन लेस हो सकता है, बिल्कुल। L-1 हो जाए तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डायमेंशन लेस, कैन नॉट बी डायमेंशन लेस। हाँ, ये डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जवाब देना था सभी का अपने को। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन ए रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा है पावर का, x डिस्टेंस है, r गैस कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, n नंबर ऑफ मोल्स है। पूछा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, बताओ कैसे निकाले। हेल्प के लिए वैसे इसमें जरूरी काम बन जाएगा, यहां थोड़ा सा दिमाग खेला गया है, क्या? हमें बीटा का पूछा है, लेकिन बीटा को सिर्फ हम बाहर से नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ बाहर वाले से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो आएगा बाहर वाले से, तो पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। सोल्व करके देख, तू खुद से सोल्व करके देख, पहले खुद से सोल्व करके देख।
करें अब। तो देखो हमें ये लिया है पावर, पावर जो है P वो है, ये पावर है अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन एन आर थीटा, थीटा टेम्परेचर है। तो ये जो टर्म लिखी हुई है ना, ये क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या करो, यहां से तुम पहले इसको सोल्व कर लो। यहां से अल्फा एक्स अपॉन एन आर थीटा को लिख दो 1 के इक्वल, जो भी डायमेंशनलेस है उसकी डायमेंशन को 1 के इक्वल लिख देते हैं। तो यहां से अल्फा की डायमेंशन क्या आएंगी? ये आ जाएगा एन आर थीटा अपॉन एक्स, एन आर थीटा अपॉन एक्स। अब देखो याद है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने बताई थी, आइडियल गैस इक्वेशन याद है? पीवी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी, टी यहां थीटा है। मैंने पी क्यों नहीं लिखा यहां पे? पी पावर भी दे रखा था, ये ध्यान रखना है। पी से पावर दे रखा है तो पी से प्रेशर लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिखा। तो इस ऊपर एनआर थीटा जो लिखा है ना, एनआर थीटा, इसको प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख दो, आसानी रहेगी निकालने में। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इसका डायमेंशन अपॉन नीचे एक्स का डायमेंशन। तो आ गया अल्फा का डायमेंशन, क्या आ गया? प्रेशर का हमें पता है m1 L-1 T-2, निकालना आना चाहिए तुरंत से प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया करके। और वॉल्यूम का पता है L3 और नीचे x का डायमेंशन है L। तो देखो L3 L1 तो ऊपर L2 बचेगा और ये L-1 तो L1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखो -1 + 3 -1 + 3 2 में से एक गया 1, तो ये आएगा मास आएगा m1, L आएगा 1, T-2, ये अल्फा आ गया। ऐसे यहां से पावर का डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल दे रखा है। हमें किसका चाहिए? बीटा का। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा का अपॉन पावर का। अल्फा का मैं निकाल चुका हूं, रख दो। अल्फा का निकाल चुका हूं m1 L1 T-2। बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है बेटा, मानता हूं लेंथी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जेई वाले को सोल्व करना आना चाहिए। कैलकुलेट, अरे लेंथी क्या है यार, बस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन तो है, इसमें कोई नया दिमाग थोड़ा लगाया गया है, बस उसी को थोड़ा सोल्व कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आसान करके आंसर आ जाएगा। अल्फा को डिवाइड कर दो पावर से, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम का डायमेंशन निकालोगे तो ये आएगा m1 L2 T-3 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो अल्फा क्या आ जाएगा? m1 चला जाएगा, m0 L-1 T-1 सॉरी T2 T3, नीचे T-1 बचेगा, ऊपर आएगा T1, तो L-1 T1 आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो, देखो कहां, यदि सही है तो बहुत अच्छी बात है, गड़बड़ की तो कहां गड़बड़ की वो देखो, पहचानो, सही करो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये कई बुक्स में भी मिल जाएगा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान है, बस ऐसे डरावना सा लग रहा है देखने में, लेकिन बड़ा आसान है। इसने बोला है कि एक रियल गैस इक्वेशन दे रखी है P + AN² अपॉन V² V - NB इज इक्वल टू दिस। तो बोला है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, A एंड B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो इस इक्वेशन से क्या कंडीशन निकाल सकते हो। यहां देखो एक तो लिखा हुआ है P में ऐड किया है AN² अपॉन V² ऐड किया है, तो इस वाली चीज से क्या कंडीशन निकाल सकते हो? इससे कहोगे कि P का डायमेंशन बराबर होना चाहिए A का डायमेंशन, N² का डायमेंशन अपॉन V² का डायमेंशन। बोलो होना चाहिए या नहीं? तो यहां से बताओ A का डायमेंशन क्या आ जाएगा? A का आ जाएगा प्रेशर को मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम के स्क्वायर से और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल के स्क्वायर से, हो गया काम। देखो दो चीजें ऐड तब भी हो सकती हैं जब डायमेंशन सेम हो, सबकी पता है सिर्फ छोड़ के A को, A का आ गया। तो प्रेशर का क्या लिखोगे? P प्रेशर था, P प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 L-1 T-2। वॉल्यूम L³ होता है तो वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा L6 और नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मोल की पावर 2। तो आंसर आ जाएगा इसका क्या? m1 L-1 L6 तो L5
T-2 मोल -2, ये आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही V-NB लिखा हुआ है, इस टर्म का मीनिंगफुल तभी होगी जब V का डायमेंशन N इंटू बी के इक्वल हो, N इंटू बी के इक्वल हो। तो B का डायमेंशन क्या आ जाएगा, V के डायमेंशन को N से डिवाइड कर दो, तो V है L³ और B है मोल, तो B का डायमेंशन क्या आ जाएगा, L³ मोल इनवर्स। ये लो आंसर आ गया, A का आ गया, B का आ गया। इस तरीके से डायमेंशन हमें निकालनी आनी चाहिए, इस तरीके से साथ साथ निकालो, साथ साथ लिखते चलो, क्वेश्चन को सोल्व करो, देखो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखो, क्या हम मिस्टेक होगी, क्या ये सही है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ नोट्स बनाते चलो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो तुम्हें दिखाते हैं कैसे जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या तुम सोल्व कर पाते हो या नहीं, जल्दी से जल्दी से, क्या तुम सोल्व कर पाते हो या नहीं, जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो। एक काम करें, होमवर्क, चलो होमवर्क में दिए ये क्वेश्चन, होमवर्क में दिए, ये डिस्कस करेंगे अपन, ये डिस्कस करेंगे अपन, ये क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जेईई में पूछे हुए क्वेश्चन है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने बताया है कि डायमेंशन ऑफ K इंटू टी जो है ना, वो एनर्जी के इक्वल है। K इंटू टी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल है। ठीक है, इसको यूज कर लेना, K जो भी है हमें मतलब नहीं, K इंटू टी एनर्जी है, उसका यूज करके सोल्व करना। ये होमवर्क में है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, अच्छे हैं, जबरदस्त जेईई के क्वेश्चन है, बढ़िया है, आराम से सोल्व करो, आंसर मैच कर लेंगे अगली क्लास में। कुछ क्वेश्चन ये भी होमवर्क में है, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन कैटेगरी के हैं, आसान है, ठीक है ना। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ओके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क वाले सोल्व करो, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जब तक होमवर्क नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।